क्या हाल चाल है मित्र? क्या हाल है? बढ़िया। तो शुरू करते हैं। देखो अपनी नई वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर मैं कैपेसिटेंस को कवर करने वाला हूँ। क्या कवर करने वाला हूँ तुम लोगों को पता होगा। सीबीएसई का जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है और उसमें जो आईटीजेएस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं आईटीजेएस के वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा चांस है कि पेपर में तुम्हारे आएंगे। अगर क्वेश्चन वैसे नहीं भी आते हैं, एग्जैक्ट वैसे नहीं आते, तो लेकिन सिमिलर वैसा कुछ ना कुछ आएगा और तुम्हें एक कॉन्सेप्ट, एक अप्रोच पता चलेगा कैसे जेई और आईटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपना इंक्रीज करेंगे। और हो सकता है कि शुरू में ही आप लोग हिम्मत हार जाओ, अभी वीडियो को स्किप मार दो। और स्किप मत मारना, जुड़े रहना साथ में, और आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाली वीडियो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा स्लोगन है कि द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। आज की जो साइंस है वही कल की टेक्नोलॉजी बनेगी। ठीक है। आप ही लोगों में से कोई एक बंदा होगा जो कुछ एक नया करके दिखा देगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है, द टाइम कांस्टेंट इन अ माइक्रो सेकेंड ऑफ अ सर्किट 1 2 3 फिगर दे रखा है रिस्पेक्टिवली आर। तो क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों का तुम्हें टाइम कांस्टेंट बताना है। टाइम कांस्टेंट बताइए क्या होता है। टाउ को कहता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई में सी। तो तुम्हें बेसिकली बस एक ही काम करना है। पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरे सर्किट, तीनों में तुम्हें टाउ पता करना है। तो टाउ पता करने के लिए तीनों का आर इक्विवेलेंट पता कर लेंगे और सी इक्विवेलेंट पता कर लेंगे। सबसे पहले देखो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। पहले सर्किट वन के लिए मैं बात करता हूँ। ठीक है। सर्किट वन आर इक्विवेलेंट इसका लाने के लिए तुम्हें आर वन आर टू को सीधा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में। ठीक है। आर वन की वैल्यू 1 दे रखी है और आर टू की वैल्यू 2 दे रखी है। आंसर कितना हो जाएगा 3 ओम। ठीक है। और इसके बाद इसका सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। दोनों के दोनों पैरेलल है। कैपेसिटेंस में जब पैरेलल होते हैं तब सीरीज वाला फॉर्मूला लगता है, यानी कि C1 प्लस में C2। ठीक है। पैरेलल में उल्टा हो जाता है इसके साथ में। तो C1 की वैल्यू कितनी है 2 और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। दोनों को सॉल्व करके आंसर कितना हो जाएगा 6 माइक्रो फैराड। ठीक है। इसका अगर टाइम कांस्टेंट पता करोगे टाउ, इसे टाउ वन कह देते हैं। ठीक है। पहले वाले का टाइम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आर वन और सी वन, यानी कि आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की जगह पर 30 की जगह पर 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 18। ठीक है। तो 18 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। देखो पहला और बी वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब या तो सी हो सकता है। ठीक है। इसमें भी 18 है पहला और अगले वाले में भी 18 है। अगला चेक करते हैं। सेकंड सर्किट है। सेकंड सर्किट में जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे, अब देखो बात क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल है। और पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगता है कि ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। ठीक है। आर वन प्लस में आर टू। तो आर वन आर टू का मल्टीप्लाई करना है। आर वन कितना है 1, आर टू कितना है 2। नीचे क्या कर देंगे 1 + 2। ऊपर हो जाएगा 2 × 1 = 2 और नीचे हो जाएगा 3, यानी कि 2/3 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब सी इक्विवेलेंट के बारे में समझते हैं। दोनों के दोनों सीरीज में है। जब कैपेसिटर में सीरीज होता है तब ये वाला फॉर्मूला लगता है पैरेलल वाला, यानी कि ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को ऐड करना है। ये पता है, तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक सी बात कि जो सीरीज का फॉर्मूला है उसमें रेजिस्टेंस का पैरेलल का। ठीक है। इसमें जो पैरेलल का उसका वो सीरीज का है। ठीक है। तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। C1 की वैल्यू कितनी थी 2, मल्टीप्लाई में C2 की वैल्यू 4, नीचे आके आ जाएगा 2 प्लस में 4। ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 6। दोनों को अगर 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4/3। ठीक है। अगला काम क्या करना है, इसका भी टाउ निकाल देते हैं। जिसका टाउ होगा उसकी वैल्यू होगी आर और सी के बराबर। आर की जगह पर आ जाएगा 2/3 और सी की जगह पर आ जाएगा 4/3। ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 9, यानी कि 8/9। सेकंड में 8/9 कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर चेक करना है तो निकाल लेना। ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन सीबीएसई वाले बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। अब ठीक है। इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका रीजन ये होगा नहीं होगा, बात सही है गलत है। तो तुम्हारा भाई बताएगा। देखो बात क्या है। टू मेटेलिक स्फीयर, दो मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है। स्फीयर समझ रहे हो, गोला। ठीक है। आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज करा जाता है, यानी कि दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम है। ठीक है। और क्या कह रहा है, वन ऑफ देम इज होलो, उनमें से एक होलो है खाली और अनदर इज सॉलिड। देखो मैं बनाता हूँ। देखो एक जो है स्फीयर ये रहा। ठीक है। और एक ये रहा। इनमें से एक जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड पे जब चार्ज आएगा तो उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कंडक्टिंग स्फीयर, इस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और एक में क्या होता है, होलो वाले में इसकी कुछ थिकनेस होगी। ठीक है। लेकिन इसकी थिकनेस को हम निग्लिजिबल मान देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो निग्लिजिबल थिकनेस का मतलब इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है। दोनों की रेडियस आर है। दोनों की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सेम होता है 4πε0 मल्टीप्लाई में आर की जगह पर आर वन हो जाएगा। इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R1। तो ये सी डैश कह देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4πε0 इंटू आर। सेम फॉर्मूला होगा दोनों का क्योंकि उसकी थिकनेस जो है निग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है।
अब बात क्या, दोनों का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हैव बोथ हैव द सेम रेडियस, दोनों की सेम रेडियस है। सॉलिड स्फीयर विल बी हैव लोअर चार्ज देन द होलो। कह रहा है कि जो सॉलिड वाला है ये वाला, ठीक है, इसका होलो से चार्ज जो है वो कम होगा। ठीक है, इसका सॉलिड वाले का चार्ज कम होगा, उस वाले का चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV के बराबर होता है पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज दोनों का एक जैसा है, यानी कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज के, कि जिसका वोल्टेज ज्यादा, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट है कैपेसिटेंस की, क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है ना, तो कांस्टेंट लगा दो C। ठीक है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका चार्ज ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस की, कि जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है, R1 R2 बराबर है। ठीक है, R1 और R2 बराबर है। अगर दोनों की रेडियस बराबर है तो दोनों का कैपेसिटेंस भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस इक्वल है इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो भी इक्वल हो गया, इसका मतलब जो दोनों का चार्ज है वो भी इक्वल हो गया। यानी कि वाली बात तो गलत होगी ना, इसने कहा सॉलिड वाले का चार्ज आता है उसका कम है, तो गलत बात है, दोनों का चार्ज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात की तुम्हारा असर्शन इज फॉल्स है, तो असर्शन इज फॉल्स पहले ऑप्शन में। बहुत असर्शन रीजन इज ट्रू, ए इज ट्रू, मतलब ऑलमोस्ट सब में एक ट्रू का है, असर्शन ट्रू का है, लेकिन पहली बात है कि असर्शन फॉल्स है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला वाले देख लेते हैं क्या क्या रीजन क्या है। रीजन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर, कि जो मेटेलिक स्फीयर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। सही बात है, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई में एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में रेडियस, और जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस पे, यानी कि रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रीजन सही है, लेकिन असर्शन जो है तुम्हारा वो गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन देखो, वीडियो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही, नहीं अच्छी लग रही, अब तक अगर तुम बने हो, ठीक है, अब तक तुमने 7 मिनट रुके, उसका मतलब तुम्हें वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा। और यकीन मानो लास्ट टाइम तक रुके रहना, तुम्हारा पेपर यहीं से मिलेगा तुम्हें सीबीएसई के अंदर। कितनी मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब वाले पता नहीं क्या कर रहे कि व्यूज ही नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई मेहनत अंदर से पूरी करेगा। अब से लेके मैं छोड़ूंगा नहीं, अब से लेके लास्ट तक का जितने चैप्टर है सारे डालेंगे, चाहे 1 व्यू है चाहे 2 व्यू है, उससे मतलब नहीं है। वीडियो पढ़नी चाहिए, और तुम्हें लास्ट में इसका दिखाऊंगा, पेपर जब आएगा उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो बात क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटेंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना तुम, खाली क्वेश्चन पे ध्यान दो। कैपेसिटेंस ऑफ अ सोल एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। एक आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अलग, एक अलग कंडक्टिंग, यानी कि चालक वाला, कंडक्ट कर सकता है बिजली। ठीक है, स्फीयर है तुम्हारे पास गोला जिसकी रेडियस R1 है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है बिकम, जो कैपेसिटेंस जो है इसकी वो एन टाइम हो जाती है व्हेन इनक्लोज बाय द, देखो मेरी बात समझो क्या कह रहा है बंदा, ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जो इसका कैपेसिटेंस है कुछ होगा, C होगा कुछ होगा। ठीक है, इसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस अभी R1 है, रेडियस R1 है। ठीक है, और बाद में क्या कह रहा है कि अगर इसी गोले पर, यानी कि जो गोला था तुम्हारा स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, अगर इसको एक तुम दूसरे होलो स्फीयर से अगर वो कर दोगे, क्या नाम है, कॉन्सेंट्रिक कर दोगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब कि जिसका सेम सेंटर होगा, और एक गोले के अंदर रख दोगे, ठीक है, और इसे जाके अर्थिंग कर देते, अर्थिंग कर देते, तो जो अंदर वाला जो स्फीयर था जिसकी रेडियस R1 थी, और बाहर वाली की रेडियस कितनी है, बाहर वाली की रेडियस है R2। ठीक है, तो अंदर वाला जो गोले का कैपेसिटेंस था, पहले का कैपेसिटेंस C था, और अब का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया वाला कैपेसिटेंस है वो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, n टाइम्स मतलब इसे कहते हैं 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, वैसे ही n गुना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में रेडियस, इसको कह देंगे R1, क्योंकि पहले का कैपेसिटेंस था। ठीक है, अब जब इसे गोले से तुम कर दोगे, उससे मतलब समझो क्या है, अगर मान लो पूरे गोले पे चार्ज जो है, इस पूरे पे चार्ज प्लस प्लस का था, ठीक है, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो जब कभी भी एक गोला से ऐसे करके कवर कर लेगा, जैसे मान लो एक बॉल है, बॉल को तुमने एक बड़ी सी बॉल के अंदर रख दिया, गुब्बारे के अंदर, जैसे होता है बर्थडे वाला गुब्बारा होता है बड़ा सा, उसके अंदर एक और बॉल लग दी, तो अंदर वाली बॉल अगर प्लस की है तो गुब्बारे का देखो एक अंदर का सरफेस होगा और एक गुब्बारे के बाहर का सरफेस होगा। तो गुब्बारे के अंदर का जो सरफेस है, अगर तुमने अंदर प्लस की बॉल रखी है तो अंदर के सरफेस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, और जितना यहाँ प्लस है उतना ही वहां पर माइनस होगा। ठीक है, और गुब्बारे के जो बाहर का साइड होगा, दूसरी सरफेस जहां तुम दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस है वो माइनस है तो अगला वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसे अर्थिंग कर देते हो तो क्या होता है कि बाहर का जितना चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बेसिकली चार्ज कहाँ बच रहा है, चार्ज अंदर बचेगा। 1 मिनट, थोड़ा ये माइनस गलत मैंने बना दिया। ठीक है, अगर प्लस यहाँ पर है तो माइनस जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा इस होलोस्फीयर के अंदर। ठीक है, अब समझो बात क्या है कि इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इस गोले के अंदर। समझ रहे हो, जो अंदर बॉल है वो बॉल अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली होगी गुब्बारे की तरफ। ठीक है,
अब समझना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल गई, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है वहां का वोल्टेज बी ए होता है, और जहां पे खत्म होती है वहां का वोल्टेज बी बी होता है। तुमने इसकी डेरिवेशन करी होगी, डेरिवेशन में भी हम ये करते हैं कि अगर तुम्हें कैपेसिटेंस पता करना है तो ऊपर चार्ज को लिखते हैं, और नीचे क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं वी ए माइनस का वी बी। वी ए का मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुई है, और वी बी मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी खत्म हुई है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, देखो चार्ज की जगह पर तो चार्ज रहेगा, सी डैश निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। सी डैश बराबर में चार्ज का चार्ज रहेगा, वी ए का मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुई है, मतलब कि यहाँ। और गोले के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला, पोटेंशियल का फॉर्मुला होता है, वो होता है के क्यू बाई आर। आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर वन माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर की जगह पर बस आर टू हो जाएगा, कि वहां की रेडियस आर टू है। दोनों में से क्या हो रहा है कि तुम्हारा के क्यू कॉमन आर, के क्यू कॉमन निकालने के बाद सी डैश क्या बचेगा, सी डैश बराबर में हो जाएगा, देखो ऊपर क्यू नीचे आ जाएगा के क्यू, अंदर बचेगा वन बाई आर वन माइनस का वन बाई आर टू, ठीक है। एक के से एक क्या कैंसिल कर दूं, क्यू से क्यू। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है एक बटे में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक बटे में जो लिखोगे मतलब डिवाइड में, वो ऊपर चला जाएगा, तो फोर बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। नीचे क्या बचेगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो आर वन आर टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ऊपर हो जाएगा आर टू माइनस का आर वन, ठीक है। सबसे नीचे वाली चीज को सबसे ऊपर भेज दो, यानी कि जो सी डैश है वो तुम्हारा बराबर में आने वाला है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा नीचे आर टू माइनस का आर वन, ठीक है। तो ये तुम्हारा नया वाला कैपेसिटेंस है, और पुराना वाला क्या था, पुराना वाला था फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइंग में आर वन के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में ये कहा था कि जब तुम उस गोले को एक बड़े से गोले के अंदर रख दोगे तो जो कैपेसिटेंस होगा वो एन गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सी डैश होगा नया वाला, वो पुराने वाले का एन टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एन टाइम्स ऑफ पुराने वाला, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला लिख दूं, इसकी जगह पर हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइंग में आर वन आर टू, नीचे क्या हो जाएगा आर टू माइनस का आर वन, बराबर में एन लिखा है, फिर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में सी, इसका मतलब है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में आर वन। ये पूरी चीज और ये पूरी चीज कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आर आर टू देखो वही रहेगा, ठीक है। एन का मल्टीप्लाई पहले करेंगे आर टू के साथ में, तो हो जाएगा एन आर टू, फिर माइनस में एन आर वन, ठीक है। अब क्या करना है, अब तुम्हें आर वन वाले लोगों को एक तरफ कर लेते हैं, आर टू वाले को एक तरफ कर लेते हैं। अगर इस वाले आर टू को मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये वाली चीज को उधर ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो एन आर वन प्लस का हो गया, और एन आर टू वहाँ पहले से था। जब आर टू इधर आएगा तो माइनस का आर टू हो जाएगा, दोनों में से क्या करेंगे आर टू कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एन माइनस का वन बचेगा। यहाँ पर क्या लिखा है एन टाइम्स ऑफ आर वन। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है आर टू बाई आर वन। देखो ये रेशो का है कि आर टू बाई आर वन का रेशो पता करो, तो तुम आर टू को ऊपर लिखोगे, आर वन को नीचे लिखोगे। तो कैसे करेंगे, देखो आर टू को अगर ऊपर लिखेंगे और इसे नीचे, तो इस पूरी चीज को वहां भेज देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, और जो ये पूरी चीज है उसे वहां भेज देते हैं, वो उसके नीचे आ जाएगा। यानी कि जो आर टू बाई आर वन है दैट इज इक्वल टू द एन डिवाइडेड बाई में एन माइनस का वन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एन डिवाइडेड बाई में एन माइनस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। देखो अप्रोच करना, क्वेश्चन देखो टफ नहीं होते, बस क्या होता है कि लॉजिकल अप्रोच में बेसिक्स क्लियर होना चाहिए पहली बात तो। अगर तुम्हारे तुमने कहीं से भी पढ़ा है, तुम कहीं से पढ़ो जाके फिजिक्स वाला अनअकैडमी कहीं से भी पढ़ो जहां तुम्हें अच्छा लगे, बस तुम बेसिक्स अपने क्लियर एक बार करने के बाद यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बेसिक्स का लेवल नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें ये मान के चला तुम बेसिक्स पढ़ चुके हो और तुम सीधा जो है तैयारी करो, तुम बेसिक लेवल के क्वेश्चन लगा चुके हो, लेकिन बेसिक लेवल से तुम्हारा अच्छे नंबर तो नहीं आए, मतलब तुम्हें नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे बेसिकली, लेकिन ऐसा है कि तुम अगर 99 98 अगर कवर करना चाहते हो फिजिक्स के अंदर तो नहीं कर पाओगे जब तक तुम ये क्वेश्चंस नहीं लगा के जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मस्ट है कि जब तक तुम ये क्वेश्चन नहीं लगाओगे तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर को हटा दो, ठीक है, अपना सीरीज चलता है। क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन लगाए टोटल, ठीक है। ये देख लेना कौन से नंबर पे, तो मेरे ख्याल से चौथे ही नंबर पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ कंपोजिट, कंपोजिट यानी कि जुड़े हुए, ठीक है। कंपोजिट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि तुम्हारे पास दो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिनके अंदर दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पड़े हुए हैं। अगर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। एक चीज देखना, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर वन, ठीक है, और लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर टू, ये दरअसल जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये चीज क्या होती है, इसे K1 कहते हैं, इसे K2 कहते हैं, ठीक है। ये दरअसल होता क्या है, ये होता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ऊपर का जो एप्सिलॉन एम आएगा पहले वाले का, तो वो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, और K1 की वैल्यू कितनी देर की 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन एम आएगा ये 1 वाले का है 2 वाले का, तो यहाँ पर कर देंगे K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। K2 की वैल्यू कितनी है 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन
नॉट, ठीक है। तो तुम्हें दोनों की जो है मीडियम की परमिटिविटी पता चल गई, पहले वाली की दूसरे वाली की। क्यों निकाली मैंने? क्योंकि काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। आगे देखो क्या है कि दोनों की जो थिकनेस है वो T1 T2 है। पहले की थिकनेस 0.5 mm, अगले वाली की 1 mm। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल सेपरेटेड द कलेक्टिव फॉइल एफ। तो समझो बात क्या बात है कि देखो 1 2 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगे, ठीक है। 3 प्लेटें लगी, 3 प्लेटों में से जो बीच वाली प्लेट है वो दोनों को सेपरेट कर रही है, इस वाले को, ये ऊपर वाले को, और नीचे वाले को सेपरेट कर रही है। और जो नीचे वाली है ये फॉइल की है, ठीक है, फॉइल पेपर की है। फॉइल समझ रहे हो? वो जो होता है वो जिससे तुम रोटी रख के लाते हो, ठीक है, वही फॉइल वाला पेपर है तुम्हारा पतला सा, उसकी बनी हुई है, ठीक है। अब तुमसे क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल कंडक्टिंग फॉइल। अब फॉइल का जो वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ फॉइल, तुम्हें ये पता करना है कि फॉइल पे कितना वोल्टेज है। समझो बात क्या है, कैसे करते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसे करके बना हुआ है तो तुम पता है क्या, इसका पहले अलग से अच्छा डायग्राम बनाते हैं हम लोग कि ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये दरअसल दो तुम्हारे कैपेसिटर, ठीक है। और दोनों कैपेसिटर किससे जुड़े हुए हैं? एक 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 100 वोल्ट की बैटरी से। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसमें क्या लग रहा है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो C1 होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C2 होगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, ठीक है। तो तुम पहले समझो, पहले C1 क्या होगा। C1 का फॉर्मूला निकालते हैं पहले। C1 देखो, C1 होता क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के बराबर। लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लोग एप्सिलॉन एम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीडियम जो है वो हवा है, हवा नहीं है सॉरी, कुछ मीडियम है इसके अंदर, ठीक है। तो उसे मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो एरिया होगा उसे तो ए कह देते हैं। डिवाइड बाई में डी का मतलब क्या होता है? उसके बीच की दूरी, यानी कि उसकी थिकनेस। पहले में जो थिकनेस है वो 0.5 mm है। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1.2 होता है, ठीक है। एप्सिलॉन एम पहले का कितना है? पहले का है 3 एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। और जो बाई में 2 है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी तुम सीधा कह सकते हो ये जो है 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर आ गया। सेम C2 जब निकालेंगे तो C2 बराबर में क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा एप्सिलॉन एम ए बाई थिकनेस की कितनी है? 1 mm, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है सेकंड वाले में? सेकंड वाले में है 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। एप्सिलॉन एम जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर इनटू एरिया। समझ में आ रहा है? देखो ये जो चीज है ये मैंने पहले ही निकाल ली, इसको रख दिया यहाँ पर 4, और उस वाले में मैंने क्या रखा है इसकी जगह पर? 3, ठीक है। और ये 2 कहाँ से आया? वो 1/2 का 2 ऊपर ही है, ठीक है। तो 2 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस इतनी, एक की कैपेसिटेंस इतनी। दोनों के दोनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। अब समझना बात क्या है। जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V1, इसके क्रॉस होगा वोल्टेज V2। अगर ये छोटी बैटरी है तो यहाँ पर वोल्टेज 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 100 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी 100 वोल्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या कहा है? बीच वाली जो पेपर है, ये वाला, ये फॉइल पेपर, इसका तुम्हें वोल्टेज पता करना है। तो समझो क्या, बीच वाला पेपर यानी कि ये वाला है, और जो ये है वही है, दोनों के दोनों सेम ही वोल्टेज है, ठीक है। यानी कि अगर तुम इस वाले पॉइंट का वोल्टेज पता कर लो, ठीक है, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज पता कर लो, तो यही वोल्टेज क्या होगा? फॉइल का वोल्टेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बात क्या है, वो बीच वाला वोल्टेज तुमने पता कर लिया, इधर का वोल्टेज कितना है? 0। तो दोनों के क्रॉस कितना हो जाएगा? V और 0, दोनों को जब माइनस करोगे, यानी कि जो V2 है, जो V2 है वही तुम्हारा V फॉइल है, फॉइल का। क्योंकि देखो ये वाली प्लेट का वोल्टेज कितना है? 0। तो इसके क्रॉस, यानी कि ये इसके क्रॉस, C2 के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो इस फॉइल वाले का ही होगा, क्योंकि ये वाली प्लेट का तो वोल्टेज है ही नहीं, क्योंकि 0 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर अगर V2 पता करोगे, इसका मतलब तुमने फॉइल का वोल्टेज पता कर लिया, ठीक है। और V2 पता करने के लिए क्या करते हैं पता है? V2 पता करने के लिए देखो, अगर सेकंड वाले का तुम्हें वोल्टेज पता करना है तो पहले वाले का कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करते हैं सामने, ठीक है। अगर तुम्हें V1 निकालना होगा तो सामने क्या लिखेंगे? C2 लिखेंगे। इसका टोटल मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज के साथ में, और नीचे क्या करते हैं? C1 प्लस में C2। सेम इसमें भी V से मल्टीप्लाई और नीचे C1 प्लस में C2। फिलहाल मैं V1 नहीं निकालना, मैं V2 निकाल रहा हूँ, क्योंकि अपने काम का वही है। और जो V2 है वही तुम्हारा V फॉइल है, उसका रीजन समझ में आ गया होगा। 2 प्लेटें हैं, इसमें ये वाली फॉइल पेपर की है और ये वाली होगी किसी की भी, लेकिन इसका वोल्टेज 0 है। तो अगर इसके क्रॉस, यानी कि इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, तो वो पूरा का पूरा इस फॉइल वाले का होगा ना, क्योंकि इसका तो 0 है पूरा। अगर मान लो 10 वोल्ट आ रहा है तो 10 वोल्ट दोनों का आ रहा है, दोनों में से इसका तो 0 है, तो बाकी जो बचा 10 इसी का तो है, तो कोई फॉइल वाले का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो C1 की जगह पर कितना है? C1 की जगह पर दे रखा है 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और वोल्टेज कितना था तुम्हारा? 100 के बराबर। नीचे क्या आ जाएगा? C1 C2 को जोड़ के, C1 है 6 और C2 है 4, दोनों को जोड़ के हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट। और यही तुम्हारा फॉइल का वोल्टेज होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट माइक्रो कूलम। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है, जो कैपेसिटर लगा है तुम्हारा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 150 माइक्रो फैराड के बराबर, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? इसके अक्रॉस तुम्हें चार्ज पता करना है, ठीक है। अब देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मतलब होता है Q, ठीक है। और Q बराबर में क्या होता है? CV के बराबर, सही है।
सी का मतलब क्या है, सी का मतलब इसका कैपेसिटेंस वो कितना है 150, ठीक है। बस तुम्हें वी पता करना है। वी का मतलब क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस यानी कि कैपेसिटर के इधर और कैपेसिटर के उधर दोनों की तरफ के जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस को तुम्हें वी की जगह पर लिखना है। यानी कि तुम्हें बेसिकली यहाँ पर वी ए माइनस का वी बी करना है, ठीक है। दोनों के क्रॉस का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा उससे अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें पता चल जाएगा उस कैपेसिटर में कितना चार्ज आया है, ठीक है। तो वी ए वी बी निकालना तुम्हारा जिंदगी का मकसद है। तो कैसे निकालेंगे, देखो वी ए वी बी निकालने के लिए तुम्हें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर का है। लेकिन तुम ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद ही ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें किरचॉफ लॉ आना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारा भाई तुम्हें समझा देगा। तो देखो बात क्या होती है, बात यह है कि अगर देखो बात क्या, अगर करंट जो है डीसी करंट है, डीसी करंट के हिसाब से अगर ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, तो चार्ज होने के बाद क्या करते हैं, इसे ओपन सर्किट बना देते हैं, यानी कि कैपेसिटर यहाँ पर लगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के हिसाब से बताता हूँ कि एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। ये 1 ओम का, ये 6 ओम का है और ये 2 ओम का है और ये वाला 4 ओम का है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके बैटरी लगी है और यहाँ से ऐसे करके बैटरी लगी है। बैटरी का बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज देखो वहीं से निकलेगा, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वोल्टेज वाला लूप लॉ, ठीक है, वहीं से काम होगा, ठीक है। अगर ये 0 वोल्ट की बैटरी है तो यानी कि करंट जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। और करंट दोनों में जाके सेपरेट हो जाएगा। पहली बात तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, उससे तुम क्या करोगे, तुम करंट पता कर लोगे कि कितना करंट निकला है, और करंट की वजह से यहाँ पर वोल्टेज पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो करंट आएगा, अच्छा एक चीज और, करंट इसमें थोड़ा चला जाएगा और थोड़ा सा इसमें चला जाएगा। जो इसमें करंट गया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें जो करंट गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी I1 के बराबर, और जो इसमें करंट जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 के बराबर, ठीक है। पहले तो रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो ये 1 ओम का और ये वाला 2 ओम का है, तो दोनों को जोड़ के कितने ओम के हो जाएंगे, ये लोग दोनों को जोड़ के हो जाएंगे 3 ओम के। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये वाला हो गया 3 ओम का, ठीक है। और ऊपर समझना क्या है, ये 6 ओम का और ये 4 ओम का, दोनों के दोनों सीरीज है, तो सीरीज का मतलब 6 और 4 कितने कर देंगे हम लोग, 10 ओम, ठीक है। ये हो जाएगा 10 ओम का। अब समझना बात क्या है, जो इसमें करंट गया उसकी वैल्यू है I1, और जो इसमें करंट गई है उसकी वैल्यू है I2, और वो जो करंट है वो आया टोटल करंट, ठीक है। सही है। अब टोटल करंट कैसे आएगा, अच्छा एक चीज समझो, ये 3 वाला और ये 10 वाला दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल में दोनों को हटा के जब एक लगा देते हैं, यहीं रोक दो, आर इक्विवेलेंट जो लगाते हैं उसमें पता है क्या करते हैं, ऊपर पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/13, ये टोटल तुम्हारा रेजिस्टेंस आ गया। अगर तुम्हें टोटल करंट पता करना है तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, V/में रेजिस्टेंस के बराबर, बी का मतलब वोल्टेज जो कि 10 के बराबर है, रेजिस्टेंस कितना आ गया 30, डिवाइडेड बाई में जो 13 हो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 13। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 13 डिवाइडेड बाई में 3। इसे डिवाइड करके आंसर आता है 4.33 अम्पियर, ठीक है। इतना एम्पियर आ जाएगा, यानी कि जो टोटल करंट है वो कितना है तुम्हारा 4.33 एम्पियर के बराबर, ठीक है। अब तुम्हें दोनों में करंट को डिवाइड करना है, अगला मकसद करंट को डिवाइड करना है, ठीक है। करंट कैसे डिवाइड करते हैं वो समझ लेना है, ठीक है। तो देखो जो टोटल करंट I1 I2 को डिवाइड करने का एक तरीका होता है कि पहले दोनों का रेशो निकालो। रेशो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/R1 और इस टू 1/R2, ये तरीका होता है, ठीक है। ये समझना, ये समझ जाओगे तुम्हारा उसमें भी काम आएगा, ठीक है। पहले में करंट I1, अगले में I2, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा 1/R1 इज टू 1/R2, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम होता है, तो रेशियो करने पे वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तुम ये चीज याद रखना है कि तुम्हें करंट अगर निकालना है, दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है तो ये तरीका निकालना है, ठीक है। तो देखो I1 इज टू I2 तो ठीक है। R1 R2 का मतलब क्या है कि देखो I1 जहां पर गया है वहां का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, ये R1 हो जाएगा इस टू, और सेकंड वाला करंट कहां पर गया है 10 वाले के पास, तो वहां का रजिस्टर हो जाएगा R2। अब किसी एक गिनती से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से ये नीचे डिवाइड में कुछ ना हो जाए। अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ऊपर 30 आ जाएगा और यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल करके 10 के बराबर हो जाएगा और वहां कैंसिल करके 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि I1 इज टू I2 बराबर 10:3 आ गया। अगर तुम्हें पहले देखो I1 अगर पता करना है तो I1 के लिए रेशियो कौन सा वाला है, 10 वाला। तो डिवाइड में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 10 और 3, 10 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल करंट जो था उसके साथ में, ठीक है। 10/13 मल्टीप्लाई में टोटल करंट कितना है 4.33, 4.33 ना रखो तुम, रेशियो वाली वैल्यू दो, 13/3 जो था 13/3, ठीक है। 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू द 10/3 आ जाएगा, और 10/3 का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3.33 एम्पियर, ठीक है। यानी कि I1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10/3, 10/3, ठीक है। 10/3 मतलब 3.33, यानी कि I2 कितना हो जाएगा, देखो अगर देखो 4 एम्पियर है, 4 में से 3 इधर जाएगा तो एक तो इधर ही जाएगा ना, तो बेसिकली बात है अगर 4.33 आया है तो 10/33 इधर इधर चला गया, यानी कि 3.33, तो इधर कितना जाएगा, एक बचेगा खाली, ठीक है। तो सेकंड कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। अगर निकाला तो तुम निकाल सकते हो इसी तरीके से, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे
I2 बराबर में क्या हो जाएगा, I2 के लिए कौन सा वाला रेशियो है, 3 वाला, तो 3 को ऊपर लिखना है, नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, टोटल करंट कितना था 13/3 के बराबर, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल करके आंसर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर उधर चला गया और बाकी का इधर चला गया। अब देखो वह है मेन चीज, ठीक है, और यही लास्ट काम है। अब देखो लास्ट काम क्या है कि यहाँ पर देखो वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा VA, और जो यहाँ का वोल्टेज होगा वो क्या होगा VB, क्योंकि A पॉइंट है वाला B पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लूप लॉ लगाते हैं। लूप लॉ के लिए देखो कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, मैं मान लो लूप की डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं VA से शुरू करता हूँ, तो जो VA का वोल्टेज होगा उसे मैं क्या लिखूंगा, उसे लिखूंगा VA, ठीक है। VA का वोल्टेज VA हो जाएगा। आगे देखो क्या, मैं VA देखो ये रजिस्टर लगा है, मैं ऐसे करके ऐसे जा रहा हूँ ऐसे, तो रास्ते में पहले VA पढ़ा तो VA का वोल्टेज हो गया। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है उंगलियों के पास, ठीक है। तो उंगली रजिस्टर के पास करंट कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और मैं कैसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। जब दोनों अपोज जा रहे होते हैं, देखो करंट नीचे आ रहा है, मैं लूप के हिसाब से ऐसे जा रहा हूँ, तो दोनों जब अपोज होते हैं तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले प्लस लगा दो और करते हैं I मल्टीप्लाई में R, ठीक है। क्योंकि I कितना है, I का मतलब करंट कितना है, ये जो करंट है I1, ये है I1 बराबर 10/3, और यहाँ का वोल्टेज की रेजिस्टेंस कितना है, 1, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी करंट के साथ में, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका करंट, यानी कि 10/3 के बराबर, ठीक ठीक ठीक। अगली चीज देखते हैं, अगली चीज क्या है कि 6 वाले में जब ऐसे करके जाओगे तो ऐसे जाओगे तुम, है ना, तो तुम भी नीचे जा रहे हो, करंट भी नीचे जा रहा है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो तुम यूज करोगे माइनस का, माइनस, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं, रजिस्टर का मल्टीप्लाई उसके करंट के साथ में, रजिस्टर कितना है 6 ओम का, करंट कितना है I2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 6 ओम, I2 की जगह पर 1, बराबर में क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज यानी कि VB। अब VA यहाँ पर है, VB को जब इधर लेकर आओगे तो माइनस का VB हो जाएगा। ये VB समझ में आया क्या हुआ है, देखो बात क्या है, पहले यहाँ का वोल्टेज निकाला, फिर इसका वोल्टेज, फिर इसका वोल्टेज, फिर इसका वोल्टेज, 4 वोल्टेज है, ऐसे लूप से चले, नीचे नहीं गए क्योंकि इतने में काम हो गया, ठीक है। तो और देखो बात क्या है, तो ये पूरा कर लेते हैं, लाइट चली गई। तो देखो बात क्या है, 6 जब उधर जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6×3 = 18, माइनस का 10/3 आ जाएगा। इनका कैसे करके आ जाएगा, 8/3, तो तुम्हारा वोल्टेज कितना आ गया, 8/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 150, और जहाँ पर VA माइनस VB था, VA माइनस VB, इसकी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, इसकी जगह पर कर देंगे 8/3, कैंसिल आउट करो तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 0, तो 50 का जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 गुलाम, और कौन सा गुलाम है, माइक्रो गुलाम। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 400, सही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कैपेसिटर इज अ मेड ऑफ अ प्लेट, फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, ठीक है। कैपेसिटर है जो कि ए एरिया वाली एक प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। एंड द सेकंड प्लेट, देखो पहली प्लेट का एरिया तो ए है, जो अगली प्लेट है उसका स्ट्रक्चर स्टेयर जैसा है, यानी कि सीढ़ियों के जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सामने बना हुआ है, ठीक है। 3 ऐसी सीढ़ियां बनी हुई है, और हर किसी का एरिया कितना है, A/3 A/3 A/3, और हर किसी का डिस्टेंस डी से ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड द हाइट इज डी, द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। अब इसका पूरा तुम्हें होल का जो है अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस पता करना है, समझना बात क्या है। तो बात ऐसी देखो, नीचे वाली का जो प्लेट है उसका पूरे का एरिया जो होगा, इस पूरे का एरिया तो ए है, ठीक है। ये नीचे से एक बार ऐसे करके जुड़ी होगी, इसके ऊपर समझना क्या है, एक ये लगा हुआ है ऐसे करके, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ के, फिर एक पैरेलल प्लेट्स का प्रेशर ये है, फिर अगला हल्का ऊपर बढ़ के, फिर अगला वाला ये है, ठीक है। सबका एरिया कितना हो जाएगा, A/3 A/3 और A/3, ठीक है। नीचे वाली प्लेट को एक पूरी प्लेट ना मान के कैलकुलेशन करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अच्छा देखना, ये डिस्टेंस कितना है, D के बराबर, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2D के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3D के बराबर। ये दिया नहीं है, लेकिन अगर डी से ऊपर बढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। D 2D और 3D, ठीक है। अब नीचे वाली प्लेट को अगर 3 पार्टीशन में तुम ब्रेक करके देखो, जैसे कि एक पार्टीशन ये कर दो, एक पार्टीशन ये कर दो, ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, समझ लो ना। एक कैपेसिटर ये बन जाएगा जिसका डिस्टेंस D है और जिसका एरिया A/3 है, यहाँ का भी और नीचे का भी क्या हो जाएगा A/3, क्योंकि पूरे का एरिया ए था, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो A/3 A/3 A/3, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मुला निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो इसे C1 कह देते हैं, C1 मतलब कि पहले वाले का, ठीक है। फॉर्मुला क्या हो जाएगा इसका, देखो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं पहले, तो फिर लिखते हैं एरिया, एरिया कितना है A/3 के बराबर, मल्टीप्लाई में नीचे क्या डिस्टेंस जो कि है D के बराबर, ठीक है। फिर निकालते हैं C2 के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे एरिया जो कि है A/3 के बराबर, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, समझो सेकंड वाली प्लेट का जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगली प्लेट जो है डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का ये 2D के बराबर है, इसका भी एरिया 1/3 है, इसका एरिया भी A/3 है, तो नीचे डिस्टेंस ही लिख देंगे 2 और D, ठीक है। सेम अब 3 निकालते हैं, 3 वाले कैपेसिटेंस में जो दूरी हो जाएगी इस बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो कितनी हो जाएगी 3D के बराबर, और दोनों का एरिया कितना है A/3 और नीचे का भी कितना है A/3। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3, और डिस्टेंस की जगह पर क्या लिख देंगे 3D, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D हो जाएगा, नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट A/3
60 हो जाएगा और नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट ए बाई 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर आएगा। आप समझना ये तीनों की तीनों सीरीज में है या पैरेलल में, तुम्हें वो बात समझनी है। देखो एक तो नीचे यहाँ से जुड़ा हुआ है, ऐसे ए पॉइंट मान लेते हैं, और ये ऊपर से ऐसे करके जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज बी वाले पे इस वाले पे होगा, सेकंड वाले पे, वही इस वाले पॉइंट पर होगा वोल्टेज, और वही इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज होगा। और नीचे समझना, नीचे अगर यहाँ पर वोल्टेज ए है तो यहाँ का वोल्टेज बी है, यहाँ का वोल्टेज बी है, और यहाँ का वोल्टेज बी है। तो यानी कि ये तीनों की तीनों कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम 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 है। और वोल्टेज कब सेम होता है, पैरेलल में या सीरीज में? सही है, पैरेलल में। यानी कि ये तीनों की तीनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। और तुम्हें पता है कि जब तीन कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, इनकी जगह तुम्हें एक लगाना है, एक लगाना है। तो कितने का लगेगा, सबको सीधा जोड़ दो, ये C1, ये C2, ये C3। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, तीनों को जोड़ दो। ठीक है, यानी कि जो C इक्विवेलेंट आने वाला है वो हो जाएगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। C1 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D के बराबर, प्लस में नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 60 के बराबर, और अगला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 90 के बराबर। ठीक है, वहीं ऊपर से मैंने वैल्यू उठा ली। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18D। ठीक है, 3 को 18 से कैंसिल करके 6 बचेगा, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आती होगी ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ऊपर किसे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में। और सबको जब जोड़ लोगे तो क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा 11, ये सी है इक्विवेलेंट, ये सी इक्विवेलेंट। ऊपर हो जाएगा 11 एप्सिलॉन नॉट A बाई 18D। ठीक है, बस हो गया 18D। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ए वाला। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, यहाँ तक देखो बने हुए हो, अब तक देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज जाके एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, और आगे हिम्मत मिलेगी आगे वीडियो बनाने की। आगे देखते हैं क्या। और कुछ दिक्कत लग रही है तो कमेंट करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत लग रही है कमेंट करना, कोशिश करूंगा जवाब देने का। ठीक है, अगला समझोगे कि 5 आइडेंटिकल प्लेट, 5 आइडेंटिकल प्लेट्स है तुम्हारे पास। ठीक है, ईच एरिया, सबका जो एरिया है वो कितना है, सबका एरिया है ए के बराबर। ठीक है, 5 प्लेटों का एरिया ए है। अरेंजमेंट इज जस्ट, प्लेट का जो डिस्टेंस है वो सबके बीच में डी का डिस्टेंस है। एंड द बैटरी लगाई जाती है जो कि वी वोल्ट की बैटरी है, और उस पर जो है टोटल चार्ज Q1 इज चार्ज ऑन अ प्लेट। देखो बात क्या है, 5 प्लेटें हैं, 5 प्लेटों में से जो पहला वाली प्लेट है उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसमें Q1 कह देता हूँ, और जो फोर्थ वाली प्लेट है उस पर जो चार्ज होगा वो Q4 के बराबर होगा। और तुम्हें ये Q1 और Q4 तुम्हें फाइंड करना है। और नीचे जो है ऐसे तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि ये IIT 1983 का क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि एक क्वेश्चन अब भी होता है कि ऐसा होता है कि 4 में से हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे बात समझना मेरी। सबसे पहले तो ये डायग्राम जो बना हुआ है, अगर तुम्हें इसे रीड करना आता है डायग्राम को तो सही है, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। देखो बात क्या है, एक तरफ का जो छोटी वोल्ट बैटरी है उसका वोल्टेज 0 मान लेते हैं, बड़ी बैटरी का वोल्टेज V मान लेते हैं। तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, इस वाले टर्मिनल पे भी 0 रहेगा, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0। और अगर 0 का मतलब क्या है, दरअसल नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी कि सेकंड वाली जो प्लेट है वो पूरी की पूरी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और जो फोर्थ वाली प्लेट है वो भी पूरी की पूरी निगेटिव हो जाएगी। अगर ये बड़ी वाली प्लेट है जो कि पॉजिटिव है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि फिफ्थ वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और फर्स्ट वाली भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव रहेगी, और ये बीच वाली जो है ये भी यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब करना क्या है, देखो बात है, ये जो लगा हुआ है इसकी जगह हम अपना डायग्राम बनाते हैं। पहले तो इसके लिए इसकी जगह पे एक लाइन बना दो। ठीक है, तरीका समझना डायग्राम समझाने का। एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं, और एक पॉइंट, टोटल तुम्हें क्या करना है, जितनी प्लेटें हैं उतने तुम्हें पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, तो कितनी प्लेटें हैं, टोटल 5 प्लेटें हैं, तो 5 पॉइंट बनाते हैं। 2 बना चुका हूं मैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 पॉइंट। ठीक है, और हर पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, 1 2 3 और 4। बीच में से लाइनें नहीं है, ठीक है, वो मैंने बन गई लाइन की वजह से। तो ये टोटल कितने कैपेसिटर आएंगे, 4। प्लेटें 5 है लेकिन कैपेसिटर कितने हैं, 4 कैपेसिटर है। ठीक है, तो समझना कैपेसिटर ये वाली की जो ये वाली प्लेट है, ठीक है, ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट नंबर 1 है, और ये प्लेट नंबर 2 है, और यही प्लेट नंबर 2 दोबारा रिपीट होती है, 2 है और फिर ये 3 है, फिर यानी कि ये 3 है और फिर ये 4 है, यानी कि फिर ये 4 है और ये फिर 5 है। ठीक है, तो ये सीन है, यानी कि तुम्हारे पास ये बैटरी। अब समझना बात क्या है, इसमें जो ये सेकंड वाला है और जो फोर्थ वाला है, समझ रहे हो, ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसे जाके एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट, और ये थर्ड वाला, और लास्ट वाला है, ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं बड़ी वाली टर्मिनल से। ठीक है, अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी है।
यानी कि यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इस पे जीरो हो जाएगा, इस पे जीरो हो जाएगा, क्या चीज, वोल्टेज। ठीक है, अगर वहां भी है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखा जाए तो सारे के सारे कैपेसिटर जीरो के बीच में, जीरो और वी के बीच में। तो सारे कैपेसिटर का अगर हम अलग से बनाएंगे, सबको अलग से बनाओगे, सबके सब जीरो और वी के बीच में आएंगे। एक तरफ भी, एक तरफ जीरो बना लेते हैं। और टोटल कितने कैपेसिटर हैं, टोटल 4। ठीक है, तुम्हें करना क्या है बेसिकली, तुम्हें पता करना है पहले पे कितना चार्ज है और सेकंड पे कितना चार्ज है। ठीक है, चार्ज बराबर होता क्या है, सबसे पहले तो देखो सी का फॉर्मूला क्या है। सी जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होता है। और सारी प्लेट का कैपेसिटेंस सेम होगा, क्योंकि सबके बीच का सेपरेशन सेम है, सबका एरिया सेम है। ठीक है, प्लेट वन के ऊपर जो चार्ज होगा, प्लेट वन के ऊपर जो चार्ज होगा उसे कह देंगे Q1। और Q1 बराबर क्या होता है, सी और वी के बराबर। सी की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी की जगह क्या हो जाएगा इसका, वोल्टेज। ठीक है, अब प्लेट नंबर फोर्थ वाले पे जो चार्ज निकालेंगे, इसके बारे में तुम समझना, बात समझा बहुत डिटेल में। देखो चार्ज नंबर जो फोर्थ वाली प्लेट है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी प्लेट कैसी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, सबसे पहले तो माइनस लगा देना कि प्लेट कैसी है, माइनस की। पहला अच्छा ऑप्शन दिख गया तुम्हें, Q1 बराबर में एप्सिलॉन नॉट ए और बी, ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चार्ज माइनस का होगा पहली बात तो ये फोर्थ वाले, ये तो पहली ही गलत हो गया। यानी कि तुम सीधा इस पे टिक लगा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें चार्ज पता चल गया, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, तो फोर्थ वाली प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर तुम्हें निकालना भी है तो देखो कैसे निकालोगे। बात क्या है कि जो फोर्थ वाली प्लेट है ये कितनी बार रिपीट हो रही है, देखो एक प्लेट पर जो चार्ज होगा उसे Q4 कहेंगे, और Q4 की वैल्यू क्या होती है, C इंटू वी के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि यही फोर्थ वाली प्लेट 2 बार है, तो इस पर भी चार्ज क्यों होगा और इस पर भी चार्ज क्यों होगा, यानी कि टोटल चार्ज 2 बार हो जाएगा। समझ में आया, एक प्लेट पे इस पे क्यू है, उस पे भी क्यू है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 2Q। ठीक है, तो 2 और क्यू, क्यू का मतलब क्या है, सीवी, और सी का मतलब क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी का मतलब क्या है, वोल्टेज। यानी कि वाला ऑप्शन हो गया सही। पहले तुम नेगेटिव से देख के आंसर बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब हल्का थ्योरी टाइप का। देखो 1999 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो सामने डायग्राम बनाई, ये अर्थिंग करी हुई है। ठीक है, दो तरफ से अर्थिंग करी है, S1 की तरफ से और S2 की तरफ से। ठीक है, S1 को अगर तुम क्लोज करोगे, S1 यानी कि ये वाले को अगर क्लोज करोगे, तो जो वोल्टेज है 15 वोल्ट और 20 वोल्ट हो जाएगा। पहले वोल्टेज कितना था, 30, और ये कितना था, 20। बात क्या, अगर हमने इसे क्लोज कर दिया तो एक क्लोज सर्किट नहीं बना। समझ रहे हो ना, एक सर्किट अगर कंप्लीट नहीं बना तो उसमें कोई चार्ज मूव ही नहीं करेगा। यानी कि जो वोल्टेज इनका शुरू में था वही वोल्टेज बाद में रहेगा, यानी कि 15 और 20 नहीं होंगे, वो 30 और 20 ही रहेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है। अगली चीज है, अगर तुम S3 को क्लोज कर दोगे, S3 यानी कि ये वाले को अगर तुम क्लोज कर दोगे, ठीक है, S3 को क्लोज कर दो, बाकी सारे खुले हुए हैं, तो क्या होगा कि इनका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, अब वो वोल्टेज जो है चेंज हो जाएगा दोनों का। और कितना होता है, दोनों का वोल्टेज बराबर होता है। पहले देखो शुरू में इनके पे जो चार्ज था वो कितना था, Q1 बराबर में C1 V1 के बराबर, यानी कि C1 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 पीको कुला। ठीक है, सेकंड वाले पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, C और V के बराबर, C2V2। C2 का कैपेसिटेंस कितना है, 3 पीको फैराड है, मल्टीप्लाई में वोल्टेज कितना है, 20, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 60 पीको कुलाम। ये इनके ऊपर शुरू में चार्ज था। ठीक है, जब ये दोनों जुड़े नहीं थे। और जैसे ही तुमने स्विच S3 को क्लोज करा, तो क्लोज करने पर होगा क्या, कि जो टोटल चार्ज आएगा वो दोनों को जोड़कर आ जाएगा Q1 प्लस में Q2, यानी कि 120 पीको कुलाम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज वो बराबर में क्या हो जाएगा, देखो वोल्टेज बराबर में होता है चार्ज बटे में कैपेसिटेंस। तो चार्ज की जगह पर क्या आ जाएगा, Q टोटल, और कैपेसिटेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, C टोटल। चार्ज तो 120 आ गया, C टोटल समझना बात क्या है। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो देखो इस तरफ का टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, 0, इधर का वोल्टेज कितना है, 0, इधर का वोल्टेज कुछ भी होगा। ठीक है, इनके क्रॉस का, तो यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये 0 और V के बीच में है, और ये भी 0 और V के बीच में, यानी कि दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों को सीधा जोड़ देते हैं, यानी कि 2 और 3 जोड़ के क्या हो जाएगा, 5। देखने में देखो लग रहा है सीरीज, है ना, सीरीज लग रहा है, लेकिन सीरीज नहीं है, तुम्हें देखना है वोल्टेज के हिसाब से, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है, वोल्टेज का डिफरेंस सेम है, यानी कि दोनों का जो चार्ज होगा दोनों का सेम होगा, सॉरी वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि पैरेलल है। और पैरेलल में करते क्या है, दोनों को सीधा जोड़ देते हैं, कैंसिल आउट करके आंसर कितना आने वाला है, 24 वोल्ट। यानी कि दोनों बैटरी पे जो वोल्टेज होगा V1 पर और V2 पर, वो बराबर होगा, V के बराबर, और किसके बराबर होगा, 24 वोल्ट की। क्वेश्चन में क्या दिया था, 25 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में कह रहा है कि अगर तुमने S1 को क्लोज करा तो क्या होगा। अगर तुमने S1 को और साथ में S2 दोनों को क्लोज कर दिया, S1 को क्लोज कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, इससे क्लोज करने से पता है क्या होगा, ये जो प्लेट है पॉजिटिव वाली प्लेट, ये जाके किससे जुड़ जाएगी, अर्थिंग से, यानी इसका जितना भी चार्ज है वो सब उस पर चला जाएगा। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल 0। सेम इसका भी जो जितना चार्ज है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि इनका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल लूज करके ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट के बराबर, और ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होगा, जितना वोल्टेज है सारे सारे चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बस अब छोटे से 2 क्वेश्चन बचे हैं खाली, बात कर कंप्लीट। ठीक है,
तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो फैराडे का जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये चार्ज है, इस चार्ज एज शोन द फिगर, मतलब इसे चार्ज किया जाता है फिगर के हिसाब से। द परसेंटेज इट स्टोर्ड द एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस टर्न टू पोजीशन 2। देखो बात क्या है कि ये स्विच यहाँ पर, इस वाला जो स्विच है वो पहले 1 से जुड़ा हुआ था, 1 से जुड़ा है तो बैटरी के साथ में जुड़ा हुआ है 2 माइक्रो फैराडे वाला कैपेसिटर। ठीक है, अगर जुड़ा हुआ है तो उसके पास एनर्जी शुरू में कितनी थी, इसके पास एनर्जी है। ठीक है, देखो पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज होता है तो जैसे अपने पास एनर्जी स्टोर कर ली। ठीक है, एनर्जी स्टोर करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, इसे जो है फिर क्या नाम है दूसरे वाले 8 वाले के साथ में जोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा अपनी एनर्जी को लूज करके 8 वाले को देना शुरू कर देगा। तो अभी समझते हैं इनिशियली जब बैटरी से जुड़ा हुआ था तब ये वाला सर्किट कंप्लीट है, ये वाला ये कंप्लीट है, यानी कि 8 वाले से अभी तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। तो इनिशियली एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होती है। हाफ का हाफ लिख दो, सी का मतलब कैपेसिटेंस है जो कि 2 माइक्रो फैराडे के बराबर है, और वोल्टेज की जगह पर क्या आ जाएगा, वी का वी रहेगा, वी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करने के बाद इनिशियल एनर्जी कितनी आ रही है तुम्हारा, वी स्क्वायर, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में तुमने इस स्विच को यहाँ से हटा के, समझ लो स्विच को यहाँ से हटा के इससे जोड़ दिया, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, तो यानी कि वो सर्किट अब कंप्लीट नहीं होगा, ये वाले में कुछ नहीं है, यानी कि बस इधर का हटा दो, यानी कि ये बन गया कि ये 2 माइक्रो फैराडे वाला चार्ज था, 8 वाले से जोड़ोगे तो 2 वाला अपने चार्ज को ट्रांसफर करना शुरू करेगा 8 के पास। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करने चलेगा, डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी कम होती चली जाएगी, यानी कि यू फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक है, सी वी स्क्वायर। अब बात समझना क्या है कि बाद वाले का जो वी होगा, देखो सी का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, दोनों को मिला दो क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस में 8, ये सी की वैल्यू हो गई। फिर क्या लिखेंगे, वी का स्क्वायर, अब वी स्क्वायर का मतलब क्या है, इनका वोल्टेज। अब बात क्या है कि इन दोनों का जो कॉमन वोल्टेज होगा वो वी वाला है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो बैटरी से जुड़ा होता तब वो वी होता, लेकिन अभी बैटरी से नहीं जुड़ा तो इनका जो कॉमन वोल्टेज होता है वो निकाला जाता है। तो कॉमन वोल्टेज पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन कॉमन वोल्टेज क्या होता है, देखो ऊपर लिखता है टोटल चार्ज, नीचे क्या लिखते हैं, वी इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, और नीचे लिख देंगे टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, टोटल चार्ज कैसे आएगा, देखो नीचे वाले पे जो चार्ज है क्यू बराबर क्या होता है सी वी, ये वाले पे चार्ज क्या हो जाएगा सी वन वी वन, प्लस में सेकंड वाले पे क्या हो जाएगा सी टू वी टू, ये भी चार्ज है पहले वाले पर और ये चार्ज है सेकंड वाले पे, इनको जोड़कर आ जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, नीचे कैपेसिटेंस में क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे सी वन प्लस में सी टू, सबकी वैल्यू रख दो, वी कॉमन बराबर में क्या आ जाएगा, सी वन की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। ठीक है, और वी वन की जगह पर क्या आ जाएगा, वी वन की जगह पर वी ही रहेगा। ठीक है, प्लस में 8 मल्टीप्लाई में वी टू का मतलब, वी टू का मतलब सेकंड वाले पे कितना वोल्टेज था, सेकंड वाले पे कितना था कि 0 है ना शुरू में, 0 कॉमन वोल्टेज निकाले, नीचे क्या कर देंगे सी वन प्लस सी टू, यानी कि 2 प्लस में 8। ठीक, तो ये क्या होने वाला है, वी बाई 5 हो जाएगा, वी बाई 5। इसे ला के यहाँ पर रख देते हैं, अगले वाले पेज में करता हूँ मैं, कि देखो जो यू इनिशियल एनर्जी आई वो कितनी आई तुम्हारी वी स्क्वायर के बराबर, और यू फाइनल बराबर में क्या आई तुम्हारी 1/2, वो था 2 प्लस 8 यानी कि 10, फिर लिखता था वी का स्क्वायर, वी की जगह पर कितना आया, वी की जगह पर आया है वी बाई 5, तो क्या कर देंगे वी बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना इसे, हाफ सी वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह पे रखा है मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, तो ये 5 हो गया, मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर डिवाइड बाई में 25 हो जाएगा, 5 से दोबारा कैंसिल करने पे आंसर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड में 5 के बराबर। ठीक है, फाइनल एनर्जी। क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज क्या होता है, देखो नीचे लिखा जाता है टोटल, यानी कि यू इनिशियल क्या था, यू इनिशियल था वी स्क्वायर के बराबर, ऊपर क्या लिखते हैं कि फर्क कितना आया, देखो पहले कितना था वी स्क्वायर था, इसमें से माइनस कर देंगे वी स्क्वायर बाई 5, तो पता चल जाएगा कितना फर्क आ गया। ठीक है, और ये इक्वल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो देखो कैश के नीचे एक मान लेते हैं। ठीक है, नीचे नीचे गुड़ा मतलब नीचे से मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे नीचे तो वी स्क्वायर लिखा हुआ, ऊपर हो जाएगा 5 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ था 100, ये वी स्क्वायर इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या होने वाला है 4 वी स्क्वायर डिवाइड बाई में 5 वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या लिखा था 100, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 5 बनता 5, 5 2 और 0, यानी कि जब 4 का मल्टीप्लाई 20 के साथ में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 80%। ठीक, बहुत बढ़िया। बस अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, यहाँ तक वीडियो में बने हुए तुम। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, लेकिन समझ लो अच्छे आईटी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा और दिमाग में लगेगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तुम कमेंट में पूछो। ठीक है, बेझिझक तेरा भाई बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आईआईटी 2008 में पूछा गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, उसके बाद मत कहना कि पेपर हो जाएगा कि अरे देख लिया तो ऐसा अच्छा था। ठीक है, क्योंकि ये पेपर यहीं से आने वाला है, मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटर जो था सी था, उसका प्लेट का जो एरिया है वो यूनिट है। यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है कि एरिया बराबर में 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी। ठीक है, तो एक ही मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया उसका 1 है
और डी इज अ सेपरेशन बिटवीन, उनके बीच का सेपरेशन डी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसमें एक लिक्विड डाल दिया है, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के, वो 2 के बराबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के बराबर है, ठीक है। द लिक्विड ऑफ द लेवल इज 3/2, पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो डी है, लेकिन इसका जो d/3 वाला जो पार्ट है नीचे का, मतलब कि d/3 वाला पार्ट, 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है। और लिक्विड का जो कैपेसिटेंस है, सॉरी लिक्विड का जो डायरेक्टिक कांस्टेंट है वो कितना है, के बराबर, ठीक है। और बाकी का जो पार्ट बचा, ये जो पार्ट बचा, ये पार्ट कितना होगा, अगर पूरा का पूरा डी था, नीचे वाला d/3 है, तो ये हो जाएगा 2d/3 के बराबर। इतने में एयर है, बाकी में, ठीक है, लिक्विड है। तो अब कर क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हें फंक्शन और चीज हो। अब क्या हो रहा है, जो पानी है, पानी d/3 में भरा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे v स्पीड के साथ में पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। किसकी स्पीड से, v स्पीड से लेवल डाउन होता जा रहा है, ठीक है। तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें इसका टाइम कांस्टेंट पता करना है। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में, द टाइम कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में तुम्हें टाइम कांस्टेंट पता करना है। टाइम कांस्टेंट होता क्या है, टाउ होता है, और टाउ बराबर में क्या होता है, आर मल्टीप्लाई में सी होता है, और सी का मतलब क्या होता है, सी इक्विवेलेंट होता है। देखो बात क्या है, यहाँ पर दो कैपेसिटर है, इनको दो है तो एक ही, लेकिन इनको अगर अलग अलग देखोगे तुम, तो एक कैपेसिटर ये हो जाएगा और एक कैपेसिटर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एयर है, और उसका डिस्टेंस कितना है, d/2 के बराबर, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/3 के बराबर, ठीक है। और दोनों के दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो सीरीज में क्या करते हैं, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। इसका कैपेसिटेंस C1 कर देते हैं, इसका C2। इसके अंदर पानी है, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के बराबर में 2 के बराबर है, ठीक है। अब देखो बात क्या है, पहले C1 निकालते हैं। C1 का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं पहले तो, क्योंकि ए है तो नॉट ही लिखा रहेगा। फिर क्या लिखते हैं, एरिया, जिसका एरिया ए के बराबर है, डिवाइड में डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, जो कि है 2d/3 के बराबर। ये 3 को तुम ऊपर भेज सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, अभी होल्ड रखते हैं, ठीक है, या ऊपर भेज देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a/2d, ठीक है। और C2 निकाल लो। C2 का मतलब क्या है कि देखो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे एप्सिलॉन m, क्योंकि पीछे मीडियम आ गया ना, एरिया की जगह पर a आ जाएगा, डिवाइडेड बाई में इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, d/3, और जो बाई 3 है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन m का मतलब क्या होता है, देखो एप्सिलॉन r जो होता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन m डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर यहाँ से एप्सिलॉन m निकालोगे तो वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 2 के बराबर, तो ऊपर लिख देंगे हम 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एरिया लिखा हुआ है और डिवाइड बाई में लिखा हुआ है डी, और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एरिया जो है इसका वो 1 है, तो तुम चाहो तो इसे सीधा जो है 3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई में 2d कह सकते हो, और इसे जो है 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई में d कह सकते हो, क्योंकि एरिया बराबर में 1 है, ठीक है। अगली बात समझना क्या, अगर ये चीज अगर चेंज नहीं होती, समझ रहे हो, अगर जैसे इन्होंने बताया कि d/3 में पानी है और बाकी एक में एयर है, तो इनको सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि अब देखो बात क्या है, तुम्हें फंक्शन बताना है डायरेक्ट, उसका क्या नाम है, रेट क्या नाम है, सॉरी टाइम कांस्टेंट का। लेकिन बात क्या है कि वो कम भी होता जा रहा है ना, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी बात सुनोगे आराम से। जैसे मानते हो कि टी टाइम हो गया, ठीक है, ये काम होते होते टी टाइम हो चुका है, ठीक है, लेट टाइम जो है वो टी हो चुका है। टी टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी जो है v के बराबर है, ठीक है। और यानी कि क्या होगा, जो देखो बात है, देखो ये ऐसा था और ये ऐसा था और इसमें पानी है, ठीक है। क्या होगा, धीरे धीरे इसका लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम लेते हैं जिस टाइम पे इसका लेवल डिक्रीज होते होते, इसका लेवल डिक्रीज होते होते यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ये मैं टी टाइम की बात कर रहा हूँ, कोई टाइम बीत चुका है हल्का सा, और लेवल जो है पानी का नीचे हो गया, इतना नीचे हो गया, ठीक है। तो अब बात समझना क्या है मेरा भाई, भाई मेरा बात ये है कि ये जो छोटा सा जो ये मैंने बनाया, ये इतना सा, ये इतना x मान लेते हैं कि टी टाइम में x लेवल नीचे हो चुका है। अगर x लेवल नीचे हो चुका है, यानी कि हवा वाले का x लेवल बढ़ गया, यानी कि ऊपर वाले का जो लेवल था वो कितना था, 2d/3 था, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, 2d/3 प्लस में x, क्योंकि एयर की जगह और बढ़ गई पहले से। और नीचे वाले में क्या हो गया कि पानी की लेवल पहले से कम हो गया, पहले पानी का लेवल कितना था, d/3 के बराबर था, लेकिन अब माइनस कर देंगे x, क्योंकि x लेवल पानी का नीचे गिर चुका है, यानी कि लेवल थिकनेस पहले से कम हो गई। पहले कितनी थी, d/3, अब x माइनस कर दो तो हो जाएगा d/3 माइनस का x। अब इनका निकालते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C1 बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का, तो कह देंगे देखो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब की बार तुम कहोगे 2d/3 और प्लस का x, क्योंकि समझ रहे हो उसका x बढ़ गया ना लेवल, तो एप्सिलॉन नॉट a की जगह 1 कर दो सीधा,
तो नीचे हो जाएगा 2d प्लस में 3x और डिवाइड में जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सही। अब C2 निकालते हैं। C2 की जगह पर क्या हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 था या 3 था? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 के बराबर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैंने वो लिखा है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि क्या नाम है, एप्सिलॉन m की जगह पर लिखा है मैंने। k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और k का मतलब कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम की जगह लिया क्योंकि यहाँ पर मीडियम है। एरिया कितना है, एरिया 1 के बराबर है। डिवाइडेड बाय में क्या कर देंगे हम लोग, d/3 माइनस का x, क्योंकि x लेवल इसका कम हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या होने वाला है, नीचे हो जाएगा d माइनस का 3x, नीचे नीचे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन, और जो नीचे वाला 3 है वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस हो गया इसका नया वाला। अब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों सीरीज में, क्योंकि एक ऐसे है और एक ऐसे है। इसका नाम C1 है और इसका नाम C2 है। तो जब दो सीरीज में होते हैं तो इसका C इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, C1 की जगह पर ये पूरी चीज है और C2 की जगह पर ये पूरी चीज है। अगले पेज में से आराम से करते हैं। ठीक है, और पीपीटी देख रहे हो कितनी शाही पीपीटी बनी है तुम्हारे भाई। तो C इक्विवेलेंट बराबर देखो क्या होगा, सबसे पहले एक बड़ा सा डिवाइड बना लो। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा सा डिवाइड बना दो। नीचे क्या करना है, नीचे पहले तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। नीचे है क्या, एक तो है 3 एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में एरिया की जगह मैंने 1 कर दिया। ठीक है, 2d प्लस में 3x, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में d माइनस का 3x। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसी चीज को तुम्हें जोड़ देना है, ऊपर मल्टीप्लाई करा है नीचे जोड़ देंगे। नीचे वाली चीज में ब्रैकेट बना दो, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में d माइनस का 3x। ठीक है, अब देखो बात क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखो 3 और 6 का मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 18। तो ऊपर या तो पहले इसी तो मल्टीप्लाई में ऐसा, मल्टीप्लाई में 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड में ये पूरा रमल है, मल्टीप्लाई में ये पूरा रमल है। नीचे क्या कर देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो ये रमल वाली चीज। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट दोनों के पास जाएगा। ठीक है, तो 3 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे पहली चीज लिख देते हैं 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखा हुआ है d माइनस का 3x, फिर बीच में प्लस है, फिर हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट, फिर इस पूरे का वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2d प्लस का 3x। एक चीज पता है कि ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि ये सेकंड लेयर और ये फोर्थ लेयर और एक जैसी है, तो उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। आंसर क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नीचे करता हूँ मैं, C इक्विवेलेंट बराबर में ऊपर हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में, देखो इसके पास 3 एप्सिलॉन नॉट है, इसके पास 6 एप्सिलॉन नॉट है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के पास 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। एक अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ये चीज चली गई तो यहाँ पर क्या बचा, खाली d माइनस का 3x बचा। ठीक है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर इस पूरे पे जब ये चला गया 6 में से 3 चला गया तो 2 बचा, ये तो अंदर पहले इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 4d, फिर प्लस में 2 जो है वो 3 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये डी और ये डी मिला के 5d हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में नीचे हो जाएगा 5d प्लस का 3x। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये कैपेसिटेंस आ गया टोटल वाला। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस आ चुका है। अब तुम क्या करना है, अब तुम्हें करना है, देखो x की जगह ये x क्या है, x मतलब कितना लेवल कम हो गया, लेवल मतलब वो दूरी था, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम के बराबर, यानी कि वेलोसिटी x को हटा के, हम लोग क्या कह सकते हैं, 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में 5d प्लस में 3 टाइम्स ऑफ vt। ठीक है, x को हटा, क्योंकि x बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक, अब निकालना क्या, तुम्हें निकालना है टाइम कांस्टेंट, यानी कि टाउ। टाउ आरसी के बराबर होता है ना, तो बस तुम्हें क्या करना है, सी जो तुम्हारा आंसर आया था ये वाला 5t प्लस में 3vt, इसका मल्टीप्लाई तुम्हें कर देना है आर के साथ में, क्योंकि समझो टाइम कांस्टेंट निकालना था। ये तुम्हारा आंसर आ गया टाइम के फॉर्म में टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन पूछा था। और इसके बाद बस इतना ही, मिलते हैं देखो अगली वीडियो में। अगले में हम क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे ऐसी, और थोड़ा सपोर्ट करना। ठीक है, सबके सब जो है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो, और जो नहीं अच्छा लग रहा है वो बताओ कि ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसे अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।